नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे भागीरथी जाएगी छूट तो गंगा जाएगी रूट। उत्तराखंड में विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन जारी है। एक तरफ जहां राजधानी देहरादून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नाला पानी स्थित खलंगा में 2000 से ज्यादा पेड़ों को काटने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब गंगा की सहायक नदियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल नई टिहरी में एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना और कोटेश्वर बांध परियोजना में पंप स्टोरेज प्लांट को चालू करने की तैयारी है। इसकी वजह से कई राज्यों और टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्र में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। इस परियोजना की वजह से गंगा की अविरल धारा पर भी प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि टिहरी बांध के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के साथ ही अन्य राज्यों से भी अनुमति ली गई है। जल्द ही बांध परियोजना के अधिकारी शटडाउन लेने जा रहे हैं। 1 जून से शटडाउन लिए जाने की तैयारी है। टरबाइन चालू करने को लेकर अब टिहरी बांध परियोजना शटडाउन लेने जा रही है, जिसमें कई राज्यों में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। साथ ही गंगा की सहायक धारा भागीरथी पर भी संकट गहराने को मिलेगा। वहीं गंगा की अविरल धारा पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 1 माह के भीतर पूरा होने जा रहे इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से देश के सबसे बड़े पंप स्टोरेज प्लांट के नाम से ये जाना जाएगा। वहीं राज्य में अब इस परियोजना को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर गंगा की अविरलता को बनाए रखने की मांग की है, तो वहीं भाजपा बढ़ती आबादी को बिजली और पानी की आपूर्ति को जरूरी बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ विनाश का कारण तो नहीं बनेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द ही नई टिहरी में एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध परियोजना कोटेश्वर बांध परियोजना का काम चल रहा है। पंप स्टोरेज प्लांट का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसकी वजह से कई राज्यों और टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्र में पीने के पानी का संकट गहरा सकता है। साथ ही गंगा की अविरल धारा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वहीं टिहरी बांध के अधिकारियों द्वारा भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ अन्य राज्यों से भी अनुमति ली गई है। जल्द ही बांध परियोजना के अधिकारी शटडाउन लेने जा रहे हैं। 1 जून से शटडाउन लिया जाएगा। इसकी वजह से कई राज्यों में भी पीने के पानी और बिजली का संकट पैदा होगा। हमें सूचित किया गया है कि जो पीएसपी का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ दिनों के लिए जून से शुरू होगा। अभी एग्जैक्ट डेट उन्होंने हमें सूचित नहीं करी है। जून से कुछ जो लेवल है कोटेश्वर झील का वो नीचे किया जाएगा, तो उसमें जो भी हमारी पंपिंग स्कीम्स हैं, 4 पंपिंग स्कीम जो इफेक्ट होंगी, उसके लिए टीएचडीसी के सपोर्ट से जल संस्थान और जल निगम उन स्कीम्स को और आर्गूमेंट करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि हम और पानी जहाँ पर भी अवेलेबल हो वहाँ तक पहुँच सके, पंपिंग हो सके। और साथ ही इसके लिए जहाँ जहाँ भी एरिया प्रभावित होगा पानी के लिए, उन एरियाज़ में टैंकर्स के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए जल संस्थान को बताया गया है। साथ ही नए स्रोत भी आइडेंटिफाई किए जहाँ से कि पानी हम टैप कर सकेंगे, और जो पंपिंग स्कीम्स जो इफेक्ट होंगी उनको और अच्छे से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वहाँ से काम हो सके। डाउन होगा तो उसमें पावर जनरेशन नहीं होगा दोनों प्लांट से, तो ग्रिड के अंदर जो भी पावर जनरेशन की व्यवस्था है वो हमारी जो इसकी एपेक्स कमेटी है, नॉर्दर्न रीजनल पावर कमेटी, और जो ग्रिड जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनके साथ भी बैठक हो चुकी है। उनके साथ उनको बता दिया गया है कि प्लांट बंद होने हैं 1.5 महीने के लिए, तो उनने जो वैकल्पिक व्यवस्था ग्रिड के अंदर होती है वो सब कर रहे हैं। कल भी बल्कि ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हमने अवगत कराया कि 1 जून से प्रस्तावित इस प्लांट को शटडाउन किया जाएगा। तो जो इसमें वैकल्पिक व्यवस्था है बिजली की वो लोग कर रहे हैं। जहाँ तक इसमें वाटर सप्लाई की बात है, क्योंकि इस जो कोटेश्वर रिजर्वायर है उससे हमारी कई गाँवों की स्कीम्स हैं, और जो नई टिहरी की जो पंपिंग स्कीम है वो फीड होती है। तो उसके लिए हमने जो संस्थाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जिसमें जल संस्थान और पेयजल निगम, उनके साथ कई बैठकें हुई हैं। जिलाधिकारी महोदय के साथ भी कई बैठकें हुई हैं, और उसमें ये तय किया गया है कि जो भी इसमें इन स्कीम्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और इसमें कुछ एडिशनल वर्क्स होने हैं जिससे कि जो जलापूर्ति है वो निर्बाध रूप से बनी रहे, इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। हम अगर कोटेश्वर झील का जल स्तर जाता है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे हमारे जो मोटर पंप सेट हैं उनको हम शिफ्ट करके और अधिक गहराई में डालने के लिए कार्य कर रहे हैं, और अभी कार्य हमारा प्रगति पर है। और इसकी वित्तीय जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा वो टीएचडीसी द्वारा किया जाएगा। और अगर कहीं भी पानी की कमी रहती है तो उसके लिए टैंकर इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है इसमें।
और कोशिश यही रहेगी कि अगर वो अन्यत्र शिफ्ट होके वो हमें पर्याप्त गहराई मिल जाएगी जैसे, तो उससे हमारा पेयजल का जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित की जा सकती है। वहीं अब इस परियोजना का कार्य शुरू होने से ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा कांग्रेस गंगा की अविरल धारा पर मंडरा रहे इस खतरे पर आमने सामने आ गए हैं। वहीं संत समाज में भी इस परियोजना को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। संत समाज ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि गंगा की अविरलता से छेड़छाड़ हुई तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वहीं संत समाज ने सरकार से वैकल्पिक रास्ते को तलाशने की मांग की है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और संत समाज में बड़ा रोष है और ये हमें सुनते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, सरकार, हम ठीक है बिजली आप उत्पादन करें, बहुत अच्छा करें, हम तो कह रहे हैं आप 9 साल भर रोकें, पर उसका अल्टरनेट भी निकालें। माँ गंगा की जो अविरल धारा गोमुख से गंगा सागर तक निरंतर बह रही है, अनादिकाल से बह रही है और इस टाइम यात्रा सीजन का समय, लोग दूर दूर से, देश विदेशों से, पूरे विश्व से लोग आते हैं। जिस तरीके की प्लानिंग हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने झील का पानी कम हो जाता है, सब जानते हैं गर्मियों में, और आप नीचे से स्टोर करके पंप से बैक पानी फेंकते हो झील में, तब आपका पावर जनरेशन पहले की तरफ होता है। लेकिन सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि गंगा की अविरल धारा बनी रहे और लोग गोमुख तक जाते हैं गंगा जी के दर्शन करने। भागीरथी देवप्रयाग में आकर गंगा बन जाती है, तो भागीरथी की जो धारा है उसको रोकना मैं निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलता। स्टेट में 2 बार कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो उनकी पॉलिसी क्या थी उस समय? गंगा को लेकर या अन्य नदियों को लेकर, यमुना को लेकर या सहायक नदियों को लेकर जो भी विद्युत उत्पादन करने की पॉलिसी है वो सभी सरकारों की एक जैसी रही है। बड़े वो गंगा भक्त बन के आ रहे हैं, कहाँ हैं वो गंगा मैया के भक्त? अरे केवल आरोप लगाना है। आप वो ये बता दें कि हरीश रावत जी के कार्यकाल में कौन सी पॉलिसी थी या उससे पहले उनकी क्या पॉलिसी थी। ठीक है, बड़ा ही क्या कहते हैं, पीड़ा लगती है। सब लोग चाहते हैं कि गंगा का जो प्रवाह है वो अविरल रहे, उसे बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी, उसके अंदर जो लाइफ लाइन है, गंगा की स्वच्छता है, गंगा के पानी की जो शुद्धता है वो बनी रहेगी। पर प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप में बिजली के उत्पादन की आवश्यकता है। एक और जहां देश के साथ ही उत्तराखंड में हो रहे जनसंख्या विस्फोट के चलते सरकार अभी से तैयारियों में जुट गई है। आने वाले समय में इस बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराने के साथ ही बिजली की आपूर्ति भी जानी है, तो वहीं आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्भरता से भी बिजली की मांग बढ़ेगी। ऐसे में सवाल है कि क्या विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ भविष्य के लिए कोई खतरा तो नहीं? क्या इस परियोजना से गंगा की निर्मल धारा भागीरथी और अलकनंदा के संगम में बिछड़ जाने के बाद गंगा की अविरलता बनी रहेगी? अब हम पहुंचे हैं यात्रा के दूसरे पड़ाव पर, देवप्रयाग, जहां पर 2 नदियों का संगम होता है और वो संगम मिल करके माँ गंगा के रूप में आगे दिखता है। आपको दिखा दें, ये है देवप्रयाग, जहां पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम है और जो मटमैला पानी आप देख रहे हैं वो माँ भागीरथी है, और वहीं जो दूसरा जो साफ शीतल आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का जो कलर दिख रहा है वो अलकनंदा है। तो ये एक संगम है और यहाँ के पहाड़ के लोगों में ये भी कहा जाता है कि ये सास और बहू का जो है कि संगम है। हालांकि आप देख रहे हैं कि दोनों का कलर आगे तक मिलता हुआ मिल नहीं रहा है, बहुत दूर तक जो है इस गंगा का जो है मिलन होता है और दोनों नदियों का मिलन होता है, तब जाकर के माँ गंगा की उपलब्धि होती है। और गंगा वो जीवनदायिनी माँ है जिसको हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। और ये देवप्रयाग का वो संगम है जहाँ पर दूर दूर से आने वाले पर्यटक जो 4 धाम के लिए आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों नदियों के संगम का दीदार करते हैं और उसके बाद यात्रा के लिए आगे निकलते हैं। जी हाँ, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की प्रेस वार्ता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चली है कांग्रेस। राजीव गांधी के बनाए रास्ते पर अब राहुल की न्याय यात्रा। न्याय यात्रा से पूर्व भारत जोड़ो यात्रा से देश जागा।
वर्तमान सरकार के कई निर्णय सरकार के खिलाफ। महंगाई बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिला। झूठी गारंटी की बात कर रही है वर्तमान सरकार। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने गारंटी कार्ड दिया। लखनऊ से खबर, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए और साथ ही कहा कि महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रही है कांग्रेस। राजीव गांधी के बनाए रास्ते पर अब राहुल की न्याय यात्रा गुजर रही है। न्याय यात्रा से पूर्व भारत जोड़ो यात्रा से देश जागा है। वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने गारंटी कार्ड दिए हैं। वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। महंगाई बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिला। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने दिए गारंटी कार्ड। वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। महंगाई बढ़ी, लोगों को रोजगार नहीं मिला। न्याय यात्रा से पूर्व वर्तमान सरकार के कई निर्णय जनता के खिलाफ। झूठी गारंटी की बात कर रही है वर्तमान सरकार। सरकार बनने पर कैबिनेट में बड़े फैसले होंगे। कर्नाटक में एम्फीबियस यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। महंगाई बढ़ी, झूठी गारंटी की बात कर रही है वर्तमान सरकार। कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य की महिलाओं को फ्री सरकारी बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। यात्रा के लिए सरकार बनने पर कैबिनेट में बड़े फैसले होंगे। कर्नाटक में एम्फीबियस यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। My working president and the parliament member of Rajya Sabha from Karnataka, Mr. G. Chandrasekhar, and all my media friends from all over the country and especially from Lucknow. I know that Lucknow media is a very strong media. It has its own history, and you have been a messenger for the entire country and the world. I am very thankful to the PCC of Lucknow, UP, to give an opportunity to meet all of you. As rightly said by my friend, first I would like to tell you
that with the people of blessings of Karnataka, under my leadership as a party president, I think you all are speaking. I think better I stop, let you finish your speak. If you maintain patience, I can speak something, which shall be very free. With lot of blessing from the people of Karnataka, we jointly worked. Mahatma Gandhi ji took out, was the president from Karnataka in 1924. From the same place, we started our Prajadhwani Yatra. From the first day of the Yatra, with keeping Mr. Mallikarjun Kharge, the ACC president, I announced the first guarantee of Gruha Jyoti. That Gruha Jyoti is 200 units of free power to everyone. Then we announced a guarantee of Srimati Priyanka Gandhi came to Bangalore. After Rahul Gandhi walked the streets of this country, he could see that the biggest problem in this country is the unemployment, the price rise, the hatredness, and the problems of the farmers. Farmers are not getting their due rights and the price which they have to get. So ultimately, after this Prajadhwani Yatra, we all decided, and the Bharat Jodo Yatra, we all decided that we have to help the people of this state and send a message to the country. Ultimately, we invited Priyanka Gandhi to come to Bangalore, and one Na-Nayaki, that means a woman, you are the leader. Whoever is she is a leader by herself, in the house or anywhere. We have to straighten her. So one program after Gruha Jyoti, lighting the lamp, Guru Lakshmi was being formed. So we decided to help the farmer, to help the woman, because her gas price from 440 rupees to 1,100 rupees, it has raised. Lot of essential commodities she could not bear. Lot of things, lot of prices were being on the high and their income were on the bottom. So somehow we wanted to help them. So Priyanka Gandhi said, DK, for me and Siddaramaiah, in this election time, parties make promises. BJP government also gave a lot of promises. They said that they are going to double the income of the farmers. They said that they will double the income. They said that they will bring the black money and distribute to the common man through Jan Dhan account. They said that they will give employment, but they did not give employment. और यहाँ पर आप शिव कुमार को सुन रहे थे, जो कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है, अगर वो जीते हैं, वो सत्ता में आते हैं, तो उन सभी गारंटियों को पूरा किया जाएगा। बढ़ेंगे देवभूमि के दंगल की ओर। बता दें कि उत्तराखंड में विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन जारी है। एक तरफ जहां राजधानी देहरादून में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नाला पानी स्थित खलंगा में 2000 से ज्यादा पेड़ों के काटने की तैयारी है, तो दूसरी ओर अब गंगा की सहायक नदियों पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर जो संत समाज है वो भी कहीं ना कहीं विरोध जताता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो संगम बनता था, आदि अनंत कालों से चला आ रहा है, उसे क्यों छेड़ा जा रहा है। साथ ही साथ क्या प्रकृति के साथ खिलवाड़ उत्तराखंड के लोगों को भी भारी पड़ सकता है। ये तमाम सवाल है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
जोत सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र बिष्ट जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत शुभम गिरी जी संत समाज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आशीष गर्ग जी पर्यावरणविद हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव नयन बहुगुणा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जोत सिंह जी आज आपसे ही करते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो नदियों पर या गंगा पर जिस तरीके से खतरा मंडरा रहा है, जिसका विरोध साधु संत समाज के लोग कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? साथ ही साथ ये कहा जाता है कि प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं, और इसका खामियाजा समय समय पर उत्तराखंड के लोग भुगतते रहे हैं। क्या कहना है इस पर? आपने जो सवाल खड़ा किया, मुझे जो डिबेट का विषय समझ आ रहा कि टिहरी जल विद्युत परियोजना का जो पंप स्टोरेज प्लांट है उसके कमीशनिंग के लिए उससे पहले जो कुछ आवश्यक कार्य किए जाने हैं, उसकी वजह से जो टिहरी बांध की 2 स्टेज है, पहली जो स्टेज है जिससे 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, और दूसरी जो कोटेश्वर बांध वाली जिससे 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, इसका काम 1 महीने से 1.5 महीने बंद करने की बात हो रही है। उससे लोगों के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि गंगा की धारा का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। पहले तो इस भ्रम से हमको बाहर निकलना चाहिए। अभी आपने अपनी बातचीत की शुरुआत में जिस तरह से कहा कि गंगा के साथ छेड़छाड़ या उसके साथ, यहाँ पर ये जो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना है, ये बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। इससे बिजली का उत्पादन के 3 चरण है। एक तो HSP है जिससे 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा, दूसरा कोटेश्वर है जिससे 400 मेगावाट। ये 2 रिजर्वायर हैं। बड़ा रिजर्वायर 1000 मेगावाट वाला है, और ये 400 मेगावाट वाला जो कोटेश्वर का है, जो टिहरी बांध के उससे 22 किलोमीटर नीचे जिसमें पानी रोका गया है। तो इससे अब जो ये नया प्रोजेक्ट बन रहा है, इस नए पंप स्टोरेज प्लांट के लिए इस रिजर्वायर को अस्तित्व में लाने का श्रेय कर्तव्य प्रोबी फॉर्मी। आप कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो पानी ऊपर बड़े जलाशय में पंप किया जाएगा और उसके बाद 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। तो उसके लिए जो आवश्यक तैयारी, उसके लिए THDC ने भारत सरकार से अनुमति मांगी है कि हमको इतने समय के लिए बिजली उत्पादन का काम रोकना पड़ेगा, और क्या क्या परमिशन चाहिए वो एक लंबा विषय है। मेरा पहला सवाल है कि उत्तराखंड की जब बात हो रही है तो टिहरी बांध परियोजना पर 75% स्वामित्व तो केंद्र सरकार का है, 25% उत्तर प्रदेश सरकार का है, उत्तराखंड राज्य को मात्र 12% रॉयल्टी मिलती है। आपने अपनी बात की शुरुआत में जो जिक्र किया का, यहाँ पर भागीरथी के इस प्रोजेक्ट पर इस समय एक पेड़ के काटने का मसला नहीं है, इसलिए कोई ऐसी छेड़छाड़ नहीं हो रही जिससे पर्यावरण को जो नुकसान होना था। ठीक है जोत सिंह बिष्ट, इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जो सिंह जी, इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। अमरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कोटली को जाता है जिन्हें पूरा विश्वास। अमरेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी जी कंटिन्यू करें। आप तक आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पंप स्टोरेज प्लांट को लेकर के जो ये विषय आपने उठाया है, निश्चित तौर पर अगले 1.5 महीने, क्योंकि 1 जून से लेकर के और 15 जुलाई तक उत्तराखंड में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की संभावना रहेगी, क्योंकि पावर जनरेट इससे हो नहीं पाएगी।
और दूसरा जो है, जो पेयजल का संकट है, वो उत्तराखंड के कई इलाकों में और देश के भी कई इलाकों में पेयजल का संकट गहरा सकता है। तो दो खतरे तो इस रूप में देखे जा सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कहा और जिसको बिजली ने खारिज किया कि इससे गंगा की अविरल धारा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि उससे पर्यावरणीय कोई नुकसान नहीं होना है। और यदि ऐसा है कि इससे कोई नुकसान होना है तो विकास की जो खोदा जा रहा है पहाड़, तो सारे सवाल है, उन सवालों को लेकर के खंड में जितने भी परियोजनाएं बनी हैं उनको लेके उत्तराखंड को पर्यावरणीय नुकसान झेलना पड़ रहा है, यहाँ के लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, सभी सरकारों ने विकास की जो योजना उनके एवज में पर्यावरण को बचाने के लिए भी कार्य शुरू किए हैं, उसको क्षतिपूर्ति के लिए कई योजनाएं चलाई है। तो मेरा अपना ये मानना है कि पंप स्टोरेज प्लांट को लेकर के पर्यावरणीय नुकसान से, यदि कोई पर्यावरणीय नुकसान नहीं है तो फिर भी ये मौसम के हिसाब से, अभी गर्मियों का मौसम है, इससे पेयजल और विद्युत आपूर्ति का संकट होगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक है, वापस आएंगे। आशीष गर्ग जी का रुख करना चाहूंगे मैं। आशीष जी, जैसा कि अभी जोत सिंह बिष्ट जी ने ये बात सिरे से खारिज करी कि जो शंका है मन में कि जो पानी है वो सूख जाएगा और उसकी वजह से जो पेयजल का संकट है वो गहराएगा ही, बिजली का संकट जो है वो तो गहराएगा ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपने इस पर अगर एनालिसिस किया हो, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है बहुत साल पहले ऐसी ही एक परियोजना लाने की बात कही गई थी, हालांकि उसका बहुत विरोध किया गया था और उसके बाद वो परियोजना नहीं लाई गई थी और वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढने की बात कही गई थी। इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं के न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करूंगा, एक बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को उन्होंने उठाया और मुझे यहाँ पे बुलाया। इसमें जो सबसे पहला जो बात हुई है कि जो अविरल धारा की जो हमने बात की है, देखिए वो ऐसा था कि जब टिहरी डैम बना था और एक बहुत मैसिव स्केल का ये जो डैम बना था, तो इसमें जो गंगा की धारा की जो अविरलता है तो वो डेफिनेटली कम तो हुई थी। और क्योंकि लेकिन उसके जो इंजीनियरिंग पहलू हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं, वो उसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता। लेकिन जो गंगा की अविरलता की बात करते हैं और जो संत समाज भी जैसे एक आस्था का विषय है उनके लिए, वो भी एक बड़ा पहलू है। तो अविरलता तो इसकी जो इसलिए ज़रूरी है कि देखिए जब आप किसी भी भाव को रोकते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीनेशन हो जाता है, तो उसमें आपकी ना केवल जो कई सारी उसमें हमारी जो संपदा होती है, जैसे आप फिश कल्चर कह लीजिए या उससे जुड़ी हुई वाइल्ड लाइफ्स हैं या उस पर कई तरीके की हमारी बायोडाइवर्सिटी जुड़ी हुई है, तो वो तो उसको खतरा बहुत बड़ा बनता है। तो होता क्या है, जब हम ये प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं तो इनकी EIA स्टडीज़ होती हैं और उसमें ये भी कहा जाता है जब आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएं तो इनका भी ध्यान रखिए। मुझे शायद मालूम नहीं है इसमें इनका कितना ध्यान रखा गया। अब ये जो प्रोजेक्ट है सेकंड प्रोजेक्ट, इसमें जो ऑलरेडी एक धारा को रोक के जो पानी हमारा आ रहा था जिसकी अविरलता कम हुई थी या डीऑक्सीजनेटेड हुआ था, अब उसी पानी को फिर दोबारा से रिसाइकिल करके पंप के जरिए उसको दोबारा से उसका 1000 मेगावाट बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उसकी अब जब वो पानी आएगा तो उसकी और अविरलता कम होगी, उसका डीऑक्सीजनेशन होगा। तो मेरा पॉइंट यह है कि हमें ठीक है बिजली मिल रही है या हम उसके इरिगेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है या उससे और भी बेनिफिट हैं, लेकिन जो इसके एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यदि हम एनालिसिस करें उसका तो आपको होगा जितने हमने मैसिव कई 10,000 करोड़ में यदि हमने इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर दिया है तो इसमें कितना हमने इन्वेस्टमेंट इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए किया है वो शायद नहीं है। और जहाँ तक रही बात ये जो 1-2 महीने का अभी जो शटडाउन होगा, तो इसकी प्लानिंग हमको पहले से करनी चाहिए। कुछ हमको टेम्परेरी रिजर्वायर्स बना के उनको कुछ कनेक्शन दे के ऐसा करना चाहिए जिससे वहाँ के निवासियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। होता क्या है कि देखिए ये भी मान के चलिए इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो ले रहे हैं
वो हमारा आउटसाइड उत्तराखंड और या यूपी वगैरह में या दिल्ली वगैरह में इसका बेनिफिट जा रहा है। तो उत्तराखंड की जनता को इसको क्या मिल रहा है? हम इसकी ग्रीन बोनस की बात करते हैं, लेकिन ग्रीन बोनस मिलता है, लेकिन हम सफ़र करते हैं, हमारे उत्तराखंड के निवासी, इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के चलते। और इसमें इतना भारी वेस्टेज है, चाहे आप विद्युत का ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ जो वाटर का बहुत बड़ा वेस्टेज है। हमें इनको बचाने का, इसको वेस्टेज को कम से कम करने के प्रयास भी करने चाहिए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अंधाधुंध बनाए जाने से भी हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा इसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत बढ़ता जा रहा है। और आने वाले कुछ 7-8 साल में जो हमारे क्लाइमेट चेंज के जो बड़े बड़े इफेक्ट्स होने वाले हैं उत्तराखंड हिल्स पे, उसमें यदि हम कार्बन एमिशंस को कम करने के प्रयास नहीं करेंगे, मिटिगेट नहीं करेंगे, तो ये डैम्स और जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं ये सब खतरे में आएंगी। और इसके साथ जो ह्यूमैनिटी, जो उत्तराखंड की जनता है, उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी, यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? पंप स्टोरेज प्लांट को लगाने के लिए जो भागीरथी की अवरोध धारा को रोकने की बात कही जा रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, सनातन धर्म की मान्यताओं में भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है देवप्रयाग, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है। सनातन धर्म की मान्यताओं में यह कहा गया है, यदि दो धाराओं का मिलन कभी रोका गया या रुका तो बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। ये पंडित रोहित से लेकर तमाम सनातनी लोग कहते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान शासन काल है, इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि ये धंधे के चक्कर में तमाम भारतीय मान्यताओं के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। फिर वो चाहे केदारनाथ मंदिर में देख लीजिए, दिव्य और भव्य के नाम पर पूरे मंदिर का जो स्वरूप है उसे बदलने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही आप बद्रीनाथ में देखेंगे, पंडित पुरोहित विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी सनातन धर्म की मान्यता है उसके खिलाफ आप मंदिर परिसर के इर्द गिर्द अतिक्रमण ना करें। मगर गुजरात के ठेकेदारों ने केदारनाथ को भी उजाड़ दिया और बद्रीनाथ को भी उजाड़ दिया। मूल निवासी परेशान है, पंडित पुरोहित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये व्यापारियों की पार्टी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। और इसी क्रम में अगर आप देखेंगे कि जो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है, यदि एक अविरल धारा रुकती है गंगा बनने से, तो गंगा की मान्यता के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। हमें लगता है कि यदि सरकार जबरन कृत्रिम विकास के लिए सनातन धर्म की मान्यताओं पर इस तरीके से चोट मारेगी, तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय पर सनातन धर्म की मान्यता को मानने वाले लोगों के ऊपर पड़ेगा। और जिस तरीके से पंडित पुरोहित इस चीज पर विरोध कर रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक धर्म विशेष का नाम ले लेकर सनातन धर्म की तमाम मान्यताओं पर कुठाराघात किया है। ठीक है, ये उसी का परिणाम है। वापस आएंगे आप। जोत सिंह भी जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम महंत शुभम गिरी जी का रुख कर लेते हैं। महंत जी, बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, हालांकि अभी यहाँ पर जैसे जोत सिंह जी कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा और इसे समझने की जरूरत है, या इससे हमें लाभ होगा, हमें ये समझने की जरूरत है, तो फिर विरोध किस बात का? यशी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी यशी जी, हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को पूरा करें प्लीज। हाँ यशी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जितने मीडिया पैनलिस्ट बैठे हैं सबको मैं प्रणाम करता हूँ, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे यूकेडी के हो, चाहे पर्यावरणविद हो, और चाहे जोत सिंह ऋषि हो। हमारा तो पुराना नाता इनसे रहा है और 2009 से मैं इनको जानता हूँ, और जब एक ब्लॉक प्रमुख थे। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब टिहरी डैम की स्थापना हुई, टिहरी डैम के साथ साथ आपने देख लिया टिहरी डैम में ही इन्होंने मालदीप बना दिया, टिहरी डैम में ही रेस्टोरेंट है कई जगह। तो गंगा जी के जो रेस्टोरेंट बनाए, तो गंगा जी की अविरल धारा कहाँ से है? ब्रिगंगना और भागीरथी, तो सारी नदियों को मिलाकर टिहरी डैम की स्थापना की गई
जोत सिंह बिष्ट जी ने कहा कि 88 गांव को उजागर किया गया, 12 कस्बे और एक टिहरी शहर को जो मतलब स्थापित किया गया। लेकिन देवप्रयाग से जब भागीरथी और अलकनंदा क्रम होता है तो माँ गंगा जी बनती है और माँ गंगा जी हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस इत्यादि जगह जाती है। आपको याद होगा 1913 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित के आग्रह में जब अंग्रेज सरकार ने गंगा जी को किया था, हर की पैड़ी में अंडरग्राउंड गंगा नहर बना रहे थे, तो उसी समय हर की पैड़ी में गंगा जी की थोड़ी धारा छोड़ी जाती, क्योंकि 7 धाराओं से छोड़कर हर की पैड़ी में गंगा जी हर की पैड़ी बनी हुई है। तो उसके प्रकार उन्होंने भागीरथी बिंदु से फिर गंगा जी को छोड़ा, तभी गंगा जी का श्रेय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को लाया जाता है। और आपको याद भी होगा, अवगत करवाता हूँ कि हर की पैड़ी से लेकर कानपुर तक जो उत्तरी गंगा नहर बनी है, कर्नल प्रोवी कौटली ने बनाई थी, उस समय 1854 के समय स्थापित की थी। लेकिन आज तक माँ गंगा जी के जो नाम पर आस्था पर सियासी ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण हो रहा है। और टिहरी इतना बड़ा प्लांट है, टिहरी के साथ हमारे हरिद्वार में चिल्ला प्लांट है। जोत सिंह बिष्ट जी को अवगत करवाता हूँ कि पेयजल कितनी बड़ी समस्या है। पहले हरिद्वार में 2010 तक हर नलके में, सरकारी नलकों में 24 घंटे जल होता था। आज सरकारी नलकों में केवल 6 घंटे सुबह, 6 घंटे शाम को जल होता है। अगर आप 12 बजे के बाद कोई जल भी भर ले तो जल नहीं भर सकता। और चीला पावर प्लांट है, चीला पावर प्लांट की जो बिजली है वो यूपी को जाती है। आज तक हरिद्वार में एक फेज लाने में जोत सिंह बिष्ट जी कह सकते थे, विपक्ष में भी रहे, सभी लोग कह सकते थे, लेकिन जो टिहरी में जिस तरह से माँ गंगा जी की अगर एक धारा रोकी जाएगी तो सनातन के लिए बहुत कठोर विरोध है। मैं तो पहले ही सरकार से मांग करता हूँ कि जो जिस तरह से उन्होंने मालदीव जैसे रेस्टोरेंट वहां बनाए हैं टिहरी डैम में, उस रेस्टोरेंट को हटाना चाहिए। पहले तो काम कर सकते हैं। ठीक है, शुभम गिरी जी, फटाफट हम यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार जी का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बातचीत करेंगे। राजीव नयन बहुगुणा जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ। अगर हम बात करें इस मामले को लेकर, जैसे पंप स्टोरेज प्लांट को लेकर जो भागीरथ की अवरोधारा को रोकने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध साधु संत समाज के लोग कर रहे हैं, आस्था से जुड़ा मुद्दा भी इसको बताया जा रहा है, तो वहीं आशीष जी का कहना है कि ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के लिए भी उतना ही विनाशकारी भी साबित हो सकता है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जहाँ तक गंगा की अविरलता का प्रश्न है, तो ये तो तभी भंग हो चुकी थी कि जब गंगा को टिहरी डैम में बांधा गया। इस समय जो गंगा बह रही है वो केवल बहम है कि अविरल है। जब कोई भी नदी किसी में डैम हो जाती है तो अविरल नहीं रहती है, बल्कि तो सुरंग से टनल से पानी निकल रहा है, उसकी गंगा की जो अविरल धारा है वो डैम में कैद है। और ये सारे सवाल हमने जब टिहरी बांध के विरोध का लंबा आंदोलन चला, सालों साल, कई दशक तक, जब इसमें काम शुरू हुआ 1978 से, 1978 से, तो तब से ये सारे प्रश्न उठाए जा चुके थे। ये सारे जो पर्यावरण के खतरे हैं, जो धार्मिक मसले हैं, जो सामाजिक विघटन के मसले हैं, ये सारे उस समय समग्र रूप से उठाए जा चुके थे। लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये रहा कि जो सभी इस तरह की बड़ी परियोजनाएं होती हैं, खासतौर से जो डैम होते हैं, उसमें हजारों करोड़ रुपए की पूंजी इन्वॉल्व होती है और उसमें वो पैसा डीएम, सीएम से लेकर पीएम तक पहुंचता है। और आप देखिए कि जो टिहरी डैम बना वो 2, 4, 5, 10 साल में तैयार नहीं हुआ। 1968 से इसकी ये कंसीव हुआ था और 78 से इसमें विधिवत काम शुरू हुआ और ये जाके पूरा हुआ 2004 के करीब। इस समय सारी राजनीतिक पार्टियां इस टिहरी डैम की गंगा में डुबकी लगा के तर गई थी, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यहाँ तक कि जनता पार्टी, तीसरा मोर्चा जिसे कहते हैं, बीच में देवेगौड़ा जी की सरकार रही, जिसमें बीपी सिंह जी की सरकार रही, जिसमें कम्युनिस्टों का समर्थन रहा। तो टिहरी बांध के आंदोलन के दौरान मेरा अनुभव है कि सारे प्रमुख राजनीतिक नेता, सारे प्रमुख राजनीतिक दल उसके समर्थन में कमर कस के डटे रहे। तरह तरह के उनके तर्क थे और वो सारे तर्क इसलिए थे कि उसमें मोटा पैसा इन्वॉल्व। और यहाँ तक कि मैं खेत के साथ कहना चाहूंगा, महाराज जी बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हुए, कि हरिद्वार के जो साधु संत और मंडलीश्वर थे वो भी मूक रहे इक्का दुक्का को छोड़ के। इसके विरोध में केवल कुछ बुद्धिजीवियों की, कुछ दूरदर्शी लोगों की, पर्यावरण के प्रति समर्पित लोगों की का विरोध रहा। बाकी सब लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल रहे, इन्वॉल्व रहे। अब ये जो डैम का उसका पानी रिवर्स करके
दूसरे फेज की बात हो रही है, ये तो उसी में शामिल है जो प्रोजेक्ट है, मुख्य प्रोजेक्ट है। ये पहला चरण अभी चल रहा है और ये उसी प्रोजेक्ट में शामिल था। ये तो पहले से बात थी, ये कोई नई बात नहीं है। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि गंगा की अविरलता के बात तो करने छोड़ दीजिए, वो भंग हो चुकी है। गंगा अविरल नहीं है, बल्कि एक झील से बह के निकला हुआ सड़ा पानी बाहर आ रहा है। ये बात अलग है कि नदी फिर दोबारा कुछ देर बाद अपने को पुनर्जीवित कर लेती है, प्रयास करती है स्वयं को साफ करने का। लेकिन इस प्रसंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो आपने बना दिया तो बना दिया, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अब भागीरथी जैसी, गंगा जैसी नदी से और ज्यादा छेड़छाड़ करना मुफीद नहीं है, ये श्रेयस्कर नहीं है, किसी भी तरह से ये फायदेमंद नहीं है। यहाँ तक कि आर्थिक दृष्टि से भी ये आगे चल के घाटे का सौदा शामिल साबित होगा। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसमें हजारों लाखों करोड़ की पूंजी इन्वॉल्व होती है, जिसमें एक छोटा जो ठेकेदार होता है किटकने का 2-3 लाख रुपए का, उससे लेकर करोड़ों के ठेकेदार छोटे मोटे सब इसमें शामिल रहते हैं, जिसमें पॉलिटिशियन खासतौर से शामिल रहते हैं। जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो सड़क का हो या पुल का हो या डैम का हो, उसमें पॉलिटिशियन शामिल है। लोकल जो पॉलिटिशियन है, छोटे भैया से लेकर बड़ा भैया तक, वो सब शामिल रहते हैं। उनके खुद के उसमें क्रेशर, ट्रैक्टर और क्या क्या बोलते हैं उनको, गट्टू फटू चलते हैं। इसलिए तो आप छोड़ दीजिए कि इसका कोई प्रतिकार होगा। लेकिन अब गंगा से, भागीरथी से और ज्यादा छेड़छाड़ करना मुफीद नहीं है। बिजली निसंदेह आवश्यक है, उसके लिए आपके पास दूसरे विकल्प हैं, छोटे छोटे विकल्प हैं, जो यूरोप के दूसरे सभ्य राष्ट्र उसको अपना रहे हैं, स्विट्जरलैंड जैसे, जिसकी आप बार बार दुआई देते हैं। आप बताइए क्या स्विट्जरलैंड में भी ऐसा कोई डैम है बड़ा? वहां भी तो नदियां, इतनी बड़ी नदियां हैं, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी पनबिजली परियोजनाओं से अपनी बिजली की आपूर्ति हासिल की है। लेकिन आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी बिजली परियोजना 10 करोड़ में बनेगी, उसमें तो क्या नेताजी को मिलेगा, क्या विधायक जी को मिलेगा? तो ये इसका मुख्य प्रश्न है जिस पर सोचना होगा सभी। जोत सिंह पेशी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, अनम्यूट कीजिएगा। जोत सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, जोत सिंह जी की आवाज को फिक्स करिएगा, उनकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। वापस आते हैं आपके पास। अमरीन जी, देखिए जहां जिस तरीके से अभी मेरी आवाज आई? हाँ जी, आवाज आई? जी जी जी, पूरा करिए अपने बात। मैं निवेदन अभी मैंने अपने सारे मित्रों की बात सुनी। राजीव नयन बहुगुणा जी मेरे लंबे मित्र हैं, इनके पिताजी विश्व स्तरीय पर्यावरणविद रहे और उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के खिलाफ सालों साल आंदोलन चलाया और उसका फायदा, बाकी वहां पर बांध तो नहीं रुक पाया, लेकिन जो पुनर्वास के लिए वास्तव में वहां के मूल निवासी थे, वो अपनी लड़ाई को लड़ने का उनको वक्त मिला और बहुत सारा लोगों ने वो फायदा लिया। इन्होंने और बहुत सारे सवाल भी उठाए, मैं उन पर न जा करके जो आज का विषय है कि साहब, मेरे मित्र शांति प्रसाद भट्ट जी ने केदारनाथ बद्रीनाथ को भी जोड़ दिया। ये जो सवाल आ रहा है कि पीएसपी को से बिजली उत्पादन का काम करने के लिए 1 महीने जो वहां पर जरूरी काम करने हैं, उसकी वजह से कोटेश्वर बांध का जलस्तर घटाना पड़ेगा और टिहरी बांध के जलाशय से पानी छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे, क्योंकि इस पीएसपी के निर्माण के शुरुआती दौर में जो 4 टरबाइन, अब 250 मेगावाट की एक टरबाइन है, इनको शुरू करने के लिए वहां पर जो उनका टरबाइन का आउटलेट है, उस पर जो दीवार खड़ी की गई थी निर्माण कार्य को सुगम बनाने के लिए, उस दीवार को तोड़ने के लिए इसको रोकने की जरूरत है, नंबर 1। उसके पीछे जो गाद भर गई, उस गाद को हटाने के लिए इसको 1 महीने रोकने की जरूरत है, नंबर 2। और उसके साथ साथ उस टरबाइन का जो पानी आएगा, उसकी पानी की जो चैनेज है, उसके निर्माण के लिए पानी रोकने की जरूरत है। ये 3 मुख्य विषय है टीएचडीसी जिस पर काम करना चाहती है और उन्होंने 1.5 महीने का समय मांगा। अभी समय, ये जो 1 जून से 30 जून की बात हो रही, ये अभी डिमांड है, ये मांग है। भारत सरकार ने उस पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गंगा की धारा की, मैं राजीव नयन बहुगुणा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कह दिया कि भाई, जब 125 गांव प्रभावित हुए, टिहरी शहर जलमग्न हुआ, उस समय जो बड़ी परियोजना बनी, उसकी वजह से जो गंगा की अविरलता थी वो खत्म हो गई। और अभी महेंद्र सोमगिरी जी ने जो कहा, तो अविरलता तो खत्म हो चुकी है। उसके बाद पानी की कंटिन्यूटी न ब्रेक हो, पानी चाहे, वो सरकार का भी और टीएचडीसी का कमिटमेंट है कि हम
भले ही जल स्तर कम करें, बिजली का उत्पादन रोकें, तो लेकिन पानी जो आवश्यकता है उतना पानी छोड़ा जाएगा। जो सबसे बड़ी दिक्कत अगर किसी को होने वाली है तो जो नई टिहरी शहर में बसे हुए लोग हैं, अभी मैं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का इस पर इंटरव्यू मिस्टर भारद्वाज का देख रहा था, तो वो भी अपनी तैयारी में है कि नई टिहरी की जलापूर्ति बाधित न हो। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश को 2,70,000 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा इस बांध से मिलती है, वो बाधित न हो, तो उसके लिए भी ऐसा समय चुना गया है कि जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है जून के महीने शुरुआती दौर से, और अलकनंदा का जल प्रवाह बढ़ेगा, तो उस अलकनंदा के जल प्रवाह से उसकी एक तरफ सिंचाई की जरूरत घटेगी और इधर से ये पानी बढ़ेगा, तो उसकी पूर्ति करने का भी इस तरह से एक वैकल्पिक प्रयास है। और उसके साथ साथ जो बिजली का सवाल मेरे एक दो मित्रों ने खड़ा किया कि साहब बिजली की आपूर्ति बाधित होगी, तो मैं उनका ज्ञानवर्धन कर देना चाहता हूं कि टिहरी बांध की बिजली 75% उस पर केंद्र सरकार का कब्जा है, सीधा सेंटर ग्रिड में जाती है, उत्तराखंड के ग्रिड में नहीं आती। उत्तराखंड की विद्युत आपूर्ति के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो राज्य की सरकार ने कर रखी हैं, और जो केंद्र को बिजली की कमी होगी 1400 मेगावाट की, वो 1400 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति के लिए ओसीसी और एनआरपीसी जो दो कंपनियां हैं जो बिजली की व्यवस्था बनाती हैं, उन्होंने एनटीपीसी से लेकर के जो दूसरी जो थर्मल पावर वाले हैं, जो गैस से बिजली उत्पादन वाले प्लांट हैं, उन सबसे पहले चरण की बात हो चुकी कि उसको कैसे व्यवस्था की जाएगी। तो बगैर उन सारी व्यवस्थाओं को बनाए कैसे बंद कर देंगे? आप क्या सोच रहे हैं कि साहब कोई बातचीत कहीं हुई नहीं और सीधे बंद कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। भारत सरकार के स्तर पर, उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर, जोत सिंह जी, अगर सब कुछ इतना ही सरल और सीधा है तो फिर इतना विरोध क्यों? मैंने बिल्कुल नहीं कहा सरल और सीधा। मैंने ये कहा आपने फिर भी ये बताया ना कि उतने, एक सेकंड, आप तो ये कह रहे हैं ना उतने प्रॉब्लम्स नहीं है जितने दर्शाए जा रहे हैं, तो मैं वही तो जानना चाहती हूँ आपसे कि सब कुछ अगर इतना ही सरल सीधा है तो विरोध किस बात का? पूछ रहा हूँ कि हमारे मित्र ये बता दें कि पर्यावरण के नाम पर, पेयजल के नाम पर 1 महीने का जो ये काम बंद करके इसको योजना को कमीशन करना चाहते हैं, उसको रोक लगा दें क्या? मेरा इनसे सवाल है। अमरेंद्र जी अगर ये कहते हैं कि साहब ये गलत है, इसको रोक देना चाहिए, अब आपने बना दिया लेकिन इससे बिजली मत बनाओ। अमरेंद्र बिजली बनानी है, नहीं सवाल ये बिजली बनानी है, फिर इसको कमीशन करने के लिए 1 महीने की बाधा को स्वीकार करना पड़ेगा। जहां तक रहा गंगा के पानी का सवाल, मैं एक चीज और बता दूं, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ आपदा के बाद स्वयं संज्ञान लेकर के ये जो 3 सवालों के साथ एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने ये कहा कि गंगा का टिहरी बांध से आगे जो उसका जल की स्वच्छता का मानक है वो घट गया है। वो 2013 कमेटी की रिपोर्ट है, आज तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है, जोत सिंह जी वापस आएंगे। अमरेंद्र जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं प्लीज, उसके बाद शादी प्रसाद भट्ट जी का रुख करते हैं फटाफट। निश्चित तौर पर देखिए, हमारा कोई ये विकास को लेकर के, विकास की परियोजना है, इसको लेकर के हमारा कोई उस तरीके का विरोध नहीं है और इसमें निरंतर चलना ही है। लेकिन समय को लेकर के जो चिंता है, क्योंकि अभी गर्मी उफान पर है और जून का महीना चल रहा है, मैंने इस डिबेट के पहले चरण में जिस चिंता को व्यक्त किया कि चाहे वो टिहरी के लोग हों चाहे अन्य प्रदेशों के लोग हों, वो इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि ऐसी गर्मी में जलापूर्ति की समस्या और विद्युत आपूर्ति की समस्या से उनको दो चार न होना पड़े, क्योंकि खासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इन समस्याओं से नेचुरली ही लोग परेशान है। तो यदि पंप स्टोरेज प्लांट के कारण इस तरीके की समस्याएं आएंगी तो जाहिर सी बात है कि आम जनता को इसका बड़ा नुकसान होगा। तो और अगर ये जैसा जोत सिंह जी कह रहे हैं कि इसमें न अविरलता को खतरा है, न इसमें जो है किसी बात का कोई खतरा है, सब कुछ सुविधाजनक है, तो किसी को हमारा विरोध करने के लिए तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि पूरी व्यवस्थाएं सरकार कर चुकी है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि जनता को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो इसमें फिर कोई बहुत बड़ी दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, शांति प्रसाद जी। यशी जी, सवाल किसी परियोजना की कार्यप्रणाली पर खड़ा करना नहीं है। सवाल ये है कि मुझे याद आ रही है, हमारे पैनल में राजीव नारायण बोगड़ा जी थे, उनके पिताजी 1990 के दशक में ये बातें बोलते थे कि ऐसा होगा तो इससे ये मान्यताओं पे चोट होगी, कच्चे हिमालय हैं,
हिमालयों को खतरा होगा, मानवीय जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बड़े बांध, रन ऑफ द रिवर डैम बनने चाहिए, छोटे डैम, और उससे विकास से जुड़ना चाहिए। मगर आज देख लीजिए कि 90 के दशक में उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन की पुष्टि आज हो रही है। मेरा यह कहना है कि यदि सनातन धर्म की मान्यताओं पर कुठाराघात हो रहा है तो ऐसा विकास किसी भी मानवीय जाति के लिए किसी धर्म के साथ अतिक्रमण करके करना ठीक नहीं है। शांति प्रसाद जी, जिस अविरलता को की खंडित होने की बात हो रही थी, वो तो शुभम गिरी जी भी कह रहे हैं कि वो अविरलता खंडित हो ही नहीं रही है, क्योंकि वो पहले से ही खंडित है। यही बात तो अभी राजीव नयन जी भी कह रहे थे। मैं आपको यशी जी बता दूं, जैसे ही गंगा के पानी को रोका गया तो जो उसकी मान्यता थी उस पर तो हमला हो चुका था। वो 2005 में सवाल क्या है? अब सनातन पर जो आप बात कर रहे हैं भट्टी जी कृपा करके ये एक बात बता दीजिए। आप जो बार बार सनातन बोल रहे हैं, गंगा की अविरलता 2005 में। जोत सिंह जी मेरी बात तो सुन लीजिए। एक लाइन सुनिए मेरे भाई, एक लाइन। मैं कह रहा हूँ कि जब आखिरी टनल बंद हुई और टिहरी बांध की जलाशय पर पानी भरना शुरू हुआ, गंगा की अविरलता का सवाल उस दिन खत्म हो गया था। उस दिन हमने मान लिया कि हो गया। आज वो नहीं होना है जो आप समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज वो बिजली उत्पादन नहीं करेंगे, लेकिन पानी बंद हो जाएगा 100%। ऐसा नहीं है, पहले इसको आपको क्लियर समझना चाहिए। इस जानकारी को आप अगर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। असली बात मेरी बात को तो सुन लीजिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जैसे हम ये कहते हैं केदारनाथ में ये दिव्य और भव्य बनाने की क्या जरूरत है मंदिर को, वो तो एकांतवासी है कैलाश बाबा, तब ये कहते हैं तो क्या विकास नहीं होना चाहिए? ये बद्रीनाथ के अंदर जो तोड़फोड़ की आपने, जब आप केदारनाथ की जो बात कर रहे हैं, आप बद्रीनाथ की जो बात कर रहे हैं, यात्रा पर रोक लगाओ, आपको तब ऐतराज है। वहाँ पर जो है कि लोगों को सामान न मिले, तब आपका सवाल है। वहाँ आप जो कहना चाहते हैं, देखिए विरोध करना है शांति भाई, तो करिए, आप स्वतंत्र हैं। उत्तराखंड है, देखिए बिजली आप मूल उत्तराखंडी है। ये पूंजीपतियों की पैरवी मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं कर रहे हैं, कोई पूंजीपतियों। चलिए ठीक है, शुभम गिरी महाराज जी का रुक कर लेते हैं, उसके बाद आशीष गर्ग जी आपके पास आएंगे। शुभम गिरी जी, जब इतना ही आपने खुद ही ये बात को स्वीकारा कि अविरलता जो है वो पहले खत्म हो चुकी है, फिर अब विरोध जो हो रहा है, ये बात कहाँ से आई कि गंगा सूख जाएंगी, पानी नहीं मिलेगा, ये तमाम चीजें कहाँ से आई? शुभम गिरी महाराज जी। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी रुक जाइए जरा, शुभम गिरी जी को सुन लीजिए। देखिए, पहले तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, शांति प्रसाद भट्ट जी ने जो कि बीच में कहा, मैं आपको ये बताता हूँ। एक सर्वे हुआ था, जैसे मंदाकिनी है, भागीरथी है, अरविंदा है, है, गंगा और प्रोजेक्ट में कितना बड़ा हादसा हुआ था। तो आपको पता है कितने बड़ी आपदा आई थी और वहाँ पर कितने बड़े उसी प्रकार से हमें मानी घोषित में कितना बड़ा बदलाव आया। इसके बाद में आज बात कर रहे हैं परियोजना के लिए भारत को जोड़ती है, क्योंकि भारत की जो परियोजना जो होती है, पहले तो जैसे कि अगर देव प्रयाग में भागीरथी और अभी की कह रहे थे कि अभी बर्फ पिघलती है तो अलकनंदा का जलस्तर बढ़ेगा, वास्तव में बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है। और दूसरी बात है, भागीरथी की जो अवसर बढ़ा है, भागीरथी से चलकर और देव प्रयाग जिनका दर्शन होता है, जहाँ से माँ गंगा जी पति की पावनी माँ गंगा जी का नाम से माँ गंगा जी को जाना जाता है, जो गंगा की खाड़ी पर जाती है और गंगा सागर तक जाती है। लेकिन अविरलता की बात है कि अभी तक अविरलता नहीं है, गंगा जी में गंदे नाले अभी तक बंद नहीं है। अगर आपका कोई रिपोर्ट हो, मैं आपको सप्तऋषि नाला, मीठा का नाला, हरिद्वार में ही 10 नाले बहते हुए दिखा दूंगा। आप मेरे पास आना, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हरिद्वार का यही दिखा। इस बात में हम सवाल कर रहे हैं कि अगर वो परियोजना हो रही है, आर्थिक रूप से उसका फायदा सरकार ले लेगी, तो सरकार को पहले सोलर प्लांट का इतना बड़ा हम चलता है, सोलर प्लांट से ऊपर कीजिए आप बिजली जाए तो नहीं मालूम बन जाता है। और केंद्र सरकार के अधीन है और बिजली डैम की बिजली है, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। बहुत आएगा बिजली गंगा जी, बहुत आएगा बिजली डैम पर लगा, आपको पहले माल भी बना दिया आपने,
मालदीव का भी तो विरोध करना चाहिए, उत्तराखंड भी जैसा मालदीव वहाँ भी आपसे पहले स्रोत कहा गया। मैंने सवाल कई परिचर्चाओं में उठाए और गंगोत्री धाम में जिसको यात्रा हुई हाल हुई, यात्रा का एक रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि जो भी जितनी भी समस्या सरकार के व्यक्ति है और एक विपक्ष में भी लगे हुए हैं और कांग्रेस सरकारों में भी अन्य कार्य और बुद्धिजीवी व्यक्ति मानता हूँ। ठीक है, शुभम गिरी जी वापस आएंगे। आशीष जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। आशीष जी, इसकी क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकती है या ये बहुत जरूरी भी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्योंकि विकास भी जरूरी है। नहीं, बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब नदियों पे ये जितना ज़्यादा हम मैसिव कॉन्क्रीटाइजेशन डैम्स की फॉर्म में करते जाएंगे ये बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। और जैसा मैंने ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या बताई, जो ग्लेशियर्स हमारे पीछे हटते जा रहे हैं बड़ी तेज़ी से, 10 गुनी रफ्तार से पीछे हटने लगे हैं और ये वाडिया इंस्टीट्यूट भी कहता है आने वाले टाइम में पानी की कमी बहुत विकराल होने वाली है नदियों के माध्यम से। तो इसका एक सबसे अच्छा विकल्प है, मेरी बात बड़ी अटपटी लग सकती है, जो ग्रीन एनर्जी की अब बात कर रहे हैं, हमारे इंडिया में भी इसकी काफ़ी बात चल रही है, भारत में भी। तो न्यूक्लियर प्लांट्स को जैसा मेरी स्टडी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें ये बड़ा क्लियर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब न्यूक्लियर एनर्जी का रुख कर रही है। न्यूक्लियर एनर्जी के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि इसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे कुछ चिंता जताई जाती थी, लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो हमको ये हाइड्रो मैसिव जो डैम्स को अब इनकी जो सोच की तरफ से हटना पड़ेगा और हमें यदि बनाने हैं बहुत छोटे छोटे डैम्स बनाएं और न्यूक्लियर एनर्जी या दूसरी हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ हम जो बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एनर्जी का बहुत विशाल वेस्टेज हो रहा है उसको भी कम करने की तरफ सोचे। तो यदि ये एक बहुत बड़ा विकल्प है और इस माध्यम से हमारी ये जो पवित्र गंगा यमुना नदियाँ जो हमारी बहुत जिनकी आस्था है हमारी और वाकई में जिसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे डिसीजेस को ठीक करने का और बड़ी हाइजीन को ठीक करने का, बड़ी अच्छी पवित्र इसमें हमारा जल बहता है, तो इनको बचाने की ज़रूरत है। और आज की डेट में हम इनको लगभग ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि ये स्टैग्नेंट हो चुकी हैं और जब पानी स्टैग्नेंट रहता है तो उसमें दुनिया भर के बैक्टीरियाज और दुनिया भर की बीमारियां जनरेट होती है। तो हमें इस पर बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जो भी जिस नाम पे भी हमने ये डेवलपमेंट किया था उसका जो अब हम एक बड़ा नेगेटिव पक्ष देख रहे हैं उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। पूरा रेस्टोर करना तो मुश्किल है लेकिन कम से कम 30-40% भी रेस्टोर कर लें और दूसरी क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़े, तो यही एक विकल्प है मेरे हिसाब से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बता दें आपको कि नई टिहरी में एशिया की सबसे बड़ी टिहरी बांध परियोजना और कोटेश्वर बांध परियोजना में पंप स्टोरेज प्लांट को चालू करने की तैयारी है। उसकी वजह से कई राज्यों में और टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्र में पीने का पानी का संकट गहरा सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक गोल्डी हिंग, कण कण में जान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।